दोस्तों, मैं रोहित कुमार पांडे आप सबों का आपके अपने चैनल दी रोहित क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल आप लोगों के लिए वीडियो लेकर नहीं आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपका अपना चैनल द रोहित क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम पर उपलब्ध है और किसी भी सहायता या सुझाव के लिए हमें इस नंबर पे संपर्क करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे मध्यकाल में झारखंड, और मध्यकाल में झारखंड के बारे में आज हम सभी यहाँ पर दो अवस्था को देखेंगे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, मध्यकाल के पहले और मध्यकाल के बाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी ध्यान से और अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमें यहाँ पर हर्षवर्धन की बात करनी होगी, क्योंकि पूर्व मध्यकाल में हर्षवर्धन की मृत्यु और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल हम सभी कहते हैं। यानी हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है उसके बीच की अवधि को हम लोग पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। तो आइए दोस्तों, पूर्व मध्यकाल में झारखंड के विभिन्न जिलों के बारे में हम लोग अभी देखेंगे और कहाँ से क्या प्रूफ मिलता है, प्रमाण मिलता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं गुमला के महामाया मंदिर से। गुमला के महामाया मंदिर से तो यहाँ पर एक हापा मुनि गांव है और हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर स्थित है, जो इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। दोस्तों, महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 1908 में किया था। किसने किया था? तो गजघंट राय ने किया था, माफ करेंगे 908 में किया था। 908 में गजघंट राय ने 908 में महामाया मंदिर का निर्माण किया था। सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, आपको क्या क्या याद रखना है कि महामाया मंदिर गुमला में है, हापा मुनि गांव में है, और इस मंदिर का निर्माण 908 ईस्वी में गजघंट राय ने किया था, जो कि नागवंशी शासक थे, और सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। दोस्तों, इस मंदिर का प्रथम पुरोहित द्विज ब्राह्मण जो थे, हरिनाथ था नाम उनका, और ये मराठा ब्राह्मण थे। और साथ ही दोस्तों, ये गजघंट राय के धार्मिक गुरु भी थे। तो अभी हमने क्या देखा? महामाया मंदिर गुमला में है, हापा मुनि गांव में, और इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था, और सियानाथ के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। और साथ ही साथ जो ब्राह्मण थे, हरिनाथ थे, जो मराठा ब्राह्मण थे, और ये गजघंट राय के धार्मिक गुरु भी थे। आइए अब आगे बात करते हैं टांगीनाथ का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, टांगीनाथ का मंदिर भी गुमला में अवस्थित है, और इस मंदिर का निर्माण भी पूर्व मध्यकाल में हुआ था। विश्व प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, जो देश के विभिन्न शक्तिपीठों में से एक है, रजरप्पा। यहाँ पर ये जो रजरप्पा मंदिर है, ये रामघाट में है, माफ करेंगे रामगढ़ में है, और ये एक अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपाठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है दोस्तों। और साथ ही साथ छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। आइए आगे बढ़ते हैं। इटखोरी
इटखोरी दोस्तों चतरा में है और यहाँ पर पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। पाल शासक जो थे महेंद्र पाल, उनका शिलालेख मिलता है और साथ ही साथ पाल काल में ही इटखोरी में माँ भद्रकाली का जो मूर्ति है उसका भी निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। तो अभी हमने देखा क्या क्या, महामाया मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, ये दोनों गुमला में हैं। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ ये रामगढ़ रजरप्पा और इटखोरी चतरा में भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली की मूर्ति और साथ ही साथ महेंद्र पाल शासक जो हैं उनके शिलालेख मिले हैं। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं उत्तर मध्यकाल की ओर। तो उत्तर मध्यकाल में हम लोग बख्तियार खिलजी के बारे में बात करेंगे। 1206 ईस्वी में, कब? 1206 ईस्वी में यानी 13वीं शताब्दी, तो बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था। जी दोस्तों, शॉर्ट में से हम कैसे समझेंगे कि जो सेन वंशी शासक थे लक्ष्मण सेन, उस पर 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। साथ ही साथ गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था। यानी जब बलबन और इल्तुतमिश का समय था तो उस समय इनका झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा था। आइए आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में छज्जू मलिक, माफ करेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी 1301 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? छज्जू मलिक थे। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था छज्जू मलिक, नागवंशी शासक को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए क्या किया? विवश किया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। और साथ ही साथ नागवंशी राजा फनी मुकुट राय और बेनुकर ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और साथ ही साथ आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल द रोहित क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार बनाए रखें। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक MBT के बारे में जानते हैं। तो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा तक आ पहुंचा था। हजारीबाग का एक क्षेत्र है, चाई चंपा, वहां तक आ पहुंचा था। जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। और इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाली लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। उसके बाद मलिक बया ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने छजुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। सतगावा हजारीबाग जिले में है। और तुगलक के काल में नागवंशी राजा कौन था? तो ये हरिकर्ण था। आइए फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के बंगाल के शासक, जो फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमशीउद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। इसे अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। आइए अब लोधी वंश के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनका प्रभाव झारखंड में कैसा था।
लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। यहाँ पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। लोधी वंश से समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा था। तो जिस समय लोधी वंश थे उसके समकालीन जो उड़ीसा के गजपति वंश था उनका सामना झारखंड को करना पड़ा था। कपिलेंद्र गजपति जो गजपति वंश का शासक था उस समय दक्षिण पूर्वी भारत एक शक्तिशाली शासक था। यानी उस समय वह दक्षिण पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली शासक था। उसने संताल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य को बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। 1494 में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी। आदिल शाह द्वितीय जो है खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था। अतः उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर दोस्तों प्रश्न आए कि झारखंडी सुल्तान के नाम से कौन जाना जाता है तो वह आदिल शाह द्वितीय है। आइए अब शेर शाह के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। 1534 से 37 के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेरशाह झारखंड से होकर गुजरा था और इस अभियान के दौरान शेरशाह के पुत्र जलाल खां जो थे ने तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र की नाकाबंदी की थी। यानी जो शेरशाह के पुत्र थे जलाल खां उन्होंने तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र की नाकेबंदी की थी। शेरशाह के बारे में और कुछ जानते हैं। तो दोस्तों शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल झारखंड के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा था तथा 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन हुआ था। ध्यान रखना है कि शेरशाह के शासनकाल में ही झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन हुआ था। झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का शेरशाह को जाता है। 1538 में शेरशाह के सेनापति खवास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराजा महाराज चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त किया था। यानी शेरशाह के जो सेनापति खवास खां थे उन्होंने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराज राजा से उनको परास्त किया और उनसे श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त किया था। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लगभग 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह उनके वंशजों का अधिकार रहा था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और कल हम लोग पढ़ेंगे, कल इससे आगे हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा यूनिट है। तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। एग्ज़ाम्स की तैयारी कंटिन्यू होती रही, इस बात का मेरा प्रयास रहेगा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। आज की वीडियो में कुछ शब्द थोड़ा हड़बड़ी हो गया था, लेट हो गया था, आज काफ़ी लेट हो गया है, कल वीडियो भी नहीं बना पाए तो सोचे आज थोड़ा बनाते हैं, लेकिन कुछ शब्दों का उच्चारण हड़बड़ी में गलत हुआ है और उस बात का मुझे एहसास भी है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सबों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल धीरोध क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।